डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बारे में मैंने काफी बातें बताई थी, एग्जाम्पल्स भी। अब उसी को आगे कंटिन्यूएशन में कुछ और एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे, प्लस जो है फार्मूले से बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल भी एक आध देखेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स का भी आइडिया हो जाए। स्ट्रक्चर्स के तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कल बताए थे, कैसे हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। उसके लिए मैंने आपसे कहा था पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तब हम फिर उसको वेक्टर सम दिखाएंगे, उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन के लिए डायरेक्शन मैंने बता दिया था। डायरेक्शन आपका जो है वो प्लस से माइनस की तरफ आपको दिखाना है। हालांकि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें माइनस से प्लस चलता है, लेकिन आप लोगों को प्लस से माइनस से ही ऑर्डर दिखाने हैं। ठीक है, तो उस बिहाफ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस किए थे, कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे उसके हम डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। तो उनमें हमने ये भी देखा जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती हैं, उन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में जनरली उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आता है, हमारा जीरो आता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जैसे हमने BF3 देखा, मीथेन देखा, उनके भी जीरो आए थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, चलो अब आगे उसी के एग्जाम्पल्स को हम लोग कुछ आगे और बढ़ा के बात करते हैं। तो देखिए जरा कुछ और एग्जाम्पल्स पे मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। जैसे मान लो PCl5 की बात करें, तो मैंने कहा था पहले आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगी, तो सबसे पहले आप PCl5 का स्ट्रक्चर बना लो। तो PCl5 क्या है भाई? PCl5 हमारा हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, तो देखो जरा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। PCl3 ये हो गया, इधर दिखा दो, 2Cl एक्सियल पे ऊपर नीचे, ऐसे बताया था। अब देखो डाइपोल मूवमेंट इसका कितना आएगा, तो समझिए जरा डाइपोल मूवमेंट कैसे आ जाएगा। क्या करो कि जैसे हमारा ये है पार्ट, देखो ये Cl का ऊपर जा रहा है, इस Cl का नीचे, क्लोरीन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ। तो ये दोनों तो क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, BCl3 BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर सिमेट्रिकल था, निकाल के भी देखा था, इसका जीरो। तो सेम देखो, दोनों Cl जो एक्सियल वाले उनका कैंसिल हो गया। और बाकी जो 3 Cl हैं उसका देखो, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, ये तीनों भी कैंसिल हो गए, इसलिए म्यू तुम्हारा जो टोटल आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर, जीरो। अब जाहिर सी बात है, इसमें एक भी अगर हम यहाँ से Cl हटा के कोई और ग्रुप लगा दें, एक भी हटा के कोई और, तो फिर वो हमारा जीरो नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, जैसे SF6 है, SF6 कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल SF6 है ऐसे, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है ना। SF6 में क्या है, सारी की सारी हमारी बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो अब समझ ही गए होगे, सब तरफ एटम भी सेम है, सब एंगल भी सेम है, इसमें देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये भी। तो जो सिमेट्रिकल सममित स्ट्रक्चर होती है उसका तो हमारा क्या आता है, जीरो, क्योंकि वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ भी यही है, देखो ये फ्लोरीन का इस फ्लोरीन से कैंसिल हो जाएगा, 180 पे है, इस फ्लोरीन का इस वाले फ्लोरीन से कैंसिल होगा, और इस वाले फ्लोरीन का इस वाले फ्लोरीन से कैंसिल होगा। फ्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए एरो ऐसे दिखाएं, इसलिए यहाँ भी म्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसका भी जीरो आ जाएगा। अब देखो समझो, अब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखो, जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ऑर्गेनिक में, सिस और ट्रांस में, उनकी बात करें। देखो सिस ट्रांस आइसोमर्स की, सिस ट्रांस आइसोमर्स, इनमें कैसे देखेंगे किसका ज्यादा किसका कम। जैसे देखो ये सिस का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक जैसे ग्रुप रख दो तो सिस। जैसे हम ये ले रहे हैं, सिस डाइक्लोरोइथाइलिन है ये, है ना। और ऐसे ही अब की Cl अपोजिट कर दो तो ये ट्रांस हो जाएगा। जैसे CH2 इथाइलिन होता है, और उस पर समझो 2 H हटा के 2 क्लोरीन लगा दिए, तो इसको हम कहेंगे सिस
डाइक्लोरो इथाइलिन या इथीन, और ये हमारा हो जाएगा ट्रांस आइसोमर इसका, ट्रांस डाइक्लोरो इथाइलिन। तो देखो जरा इसमें हम कैसे निकालें, इस Cl का देखो इधर जा रहा है और इस Cl का इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम ऐसे देखो इस हाइड्रोजन का इधर आ रहा है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन से, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे क्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन। तो कार्बन की तरफ ये इधर, तो ये दोनों भी कैंसिल, वो भी कैंसिल, तो यहाँ पे म्यू कितना आएगा, 0। इस ट्रांस वाले का 0 आ जाएगा। ठीक, कैंसिल कर रहे हैं क्लोरीन क्लोरीन। जरा यहाँ देखो हाइड्रोजन, इसको इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो दोनों कैंसिल थोड़े ना होंगे, ऐड होंगे। इसका भी इधर जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐड होंगे, इसलिए ये ऐड होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब सिस का ज्यादा आएगा, ट्रांस का कम आएगा। भाई ट्रांस का 0 हो गया, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है, क्योंकि सिस का तो है ही कुछ वैल्यू, ट्रांस का तो वैल्यू ही नहीं हो, तो 0 आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सिस का ही ज्यादा है, ट्रांस का कम है। ठीक है, ये मतलब नहीं है। जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CH3 है, यहाँ पे H लगा लो, ये भी देखो सिस है, सिस ब्यूटीन, नाम वगैरह सब सिखाएंगे। अब यहाँ देखो, इसका इधर मिथाइल देखो जो होते हैं, आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। तो ये पुश कर रहे हैं, इसका इधर आ गया, इसका भी इधर आ गया, देखो है ना। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ऐड होंगे, तो इसका मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता, जो सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहे। जबकि देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसलिए ट्रांस वाले का क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ट्रांस वाले का हमारा 0 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका 0। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर भी किसका ज्यादा आ गया, सिस का ही ज्यादा आया ना, उसका कुछ वैल्यू है, ट्रांस का नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सिस का ही ज्यादा होगा, किसी का भी ज्यादा हो सकता है। आपको निकालना पड़ेगा, एक रूल नहीं बना लो अपने मन में, सोच लो कि हमेशा सिस का ज्यादा। देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, इसमें देखना ट्रांस का ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ दोनों H लगा दो, तो ये सिस हो गया, दोनों H सेम साइड है, तो सिस हुआ। दोनों H अपोजिट लगा दो, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब जरा इनका निकाल के देखो, सिस और ट्रांस का कैसे निकल रहा है। देखो हाइड्रोजन का तो चलो हम छोड़ देते हैं, देखो क्योंकि उसका बहुत कम होता है, ये पुश करेगा, इधर जाएगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये दोनों क्या होंगे, ये इधर, डायरेक्शन अलग है, वैल्यू अलग अलग होगी। देखो CH3 की वैल्यू अलग, क्लोरीन की अलग, तो कैंसिल तो होंगे, दोनों के डायरेक्शन अलग है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आएंगे, क्योंकि 0 तो तब आता ना जब दोनों वैल्यू सेम होती। भाई ये 5 होता, ये 5 होता, तो 0 हो जाता। लेकिन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ऐसे केस में नेट डाइपोल मोमेंट पता क्या होगा, ये यहां से इसको यहां जोड़ दो, देखो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो आएगी वेक्टर्स में, तो 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। कहने का मतलब यहाँ क्या है, देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये तो सेम नहीं जा रहे। देखो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहे हैं, तो एक बड़ी लाइन हो रही है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है डाइपोल्स का, और एडिशन से वैल्यू बढ़ती है। यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन से वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो पहली बात 0 किसी का नहीं है, लेकिन चूंकि बाद वाले ट्रांस में एडिशन हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात है। तो ऐसे होता है बेटा जी। अब मिथाइल इधर क्यों देते हैं, ये अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा जी, रिया जी, इसलिए क्योंकि अभी बच्चों को इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह नहीं पढ़ाया। वो ठीक है कि कार्बन sp2 है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, वो मैं आगे बताऊंगा।
देखो कार्बन 3 तरीके का होता है। कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में हो सकता है, sp2 में हो सकता है कार्बन, और कार्बन sp3 में हो सकता है। इधर से इधर बढ़ने पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है वो घटती है। ये सब कैसे, ये भी सब ऑर्गेनिक में आगे सीखेंगे या पीरियोडिक टेबल में, इसलिए मैं इसको भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं बताया है। चलिए देखिए, तो ये इस तरीके से देखो सिस ट्रांस इसके इधर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो तो ये हो गया। कैसे हम निकालेंगे सिस ट्रांस, बेटा सब देखो एग्जाम्पल पर बेस्ड है, आपको स्ट्रक्चर बनाओ निकालो। देखो सिस ट्रांस के अलावा भी, जैसे ये देखो मिथाइल, ये है, इसने देखो इधर पुश किया, इसने इधर पुश किया, तो ये दोनों भी कैंसिल करके कितना आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ भी हमारा 0 आएगा। लेकिन देखो जैसे इधर हम CH3 लगा दें और इधर हम लगा दें C2H5, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, लेकिन दोनों ग्रुप सेम नहीं है, तो इसलिए एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। कैंसिल तो होगा, कम तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे देखो। अब नेक्स्ट देखो, देखो अब नोट करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। देखो डाइपोल मोमेंट जो है कुछ एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल, तो इनको आप याद रखना पड़ेगा, लर्न इट। ठीक, जैसे देखो CCl4 है, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl। अब इधर से इधर देखो, CCl4 का तो कल हमने दिखाई चुके हैं आपको, मीथेन और CCl4 का। इसका तो इसने इधर खींचा, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर, सिमेट्रिकल हो गया था, इसका तो 0 आ जाएगा। तो जाहिर से आता है इसका तो सबसे कम आएगा भाई, 0 से कम थोड़े ना किसी का होगा। लेकिन बाकी देखो डाइपोल मोमेंट में Cl बढ़ घट रहे हैं इधर से इधर, तो Cl कम हो रहे हैं, तो होना ये चाहिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट कम होना चाहिए। लेकिन इसमें एबनॉर्मल है, जिसमें Cl जितने कम है उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा आपको। इसका रीजन यहाँ से नहीं बन पाएगा, उसको बहुत 3D व्यू में बना के निकालेंगे तब निकलेगा, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत जरूरत नहीं है। एक आध चीज तो याद रख लो, 3D बनाए एक एक का तो बहुत टाइम लगेगा, वो कोई मतलब नहीं है, तब भी याद रखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए। दूसरा देखो, जैसे CH3Cl है और CH3F है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका ज्यादा आना चाहिए था भाई, ये ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ये थोड़ा खींचेगा, लेकिन फिर भी यहाँ क्लोरीन का ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ फैक्टर डोमिनेट करता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ फैक्टर डोमिनेट करता है, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा, चूंकि म्यू क्या है, Q इंटू डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी तो भी म्यू बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ फैक्टर यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, वरना जनरली हमेशा चार्ज फैक्टर पहले इफेक्टिव होता है। तो ये भी एक एबनॉर्मल है। ऐसे देखो एक ये एबनॉर्मल है, बेंजीन पे फ्लोरीन लगा दो फ्लोरोबेंजीन, और बेंजीन पे क्लोरीन लगा दो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन का ही ज्यादा आता है, यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो 3 एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये कुछ अलग से एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। बट देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल कौन से, क्लोरीन वाला नॉर्मल है। देखो अब यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, CBr4, CHBr3, CH2Br2 और CH3Br, यहाँ पे अगर लगाओगे तुम ABCD, तो अब की वही है, इसका तो 0 ही आएगा, A का तो उसको तो कहने की जरूरत है नहीं, और इनमें जिसमें Cl ज्यादा है C का ज्यादा, तो BCD, तो वो ही केवल एक एबनॉर्मल है,
क्लोरीन वाला, लेकिन ब्रोमीन फ्लोरीन वालों का नॉर्मल आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, जैसे हम ये कह रहे थे कि जैसे CH3F है, CH3Cl है, मान लो इसी में लगाते हैं CH3 ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनका ऑर्डर अरेंज करवाया, तो Cl वाले का मैंने कहा एबनॉर्मल है, ज्यादा आता है, और ये तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका कम ही आएगा, तो इसका आखिर में जाएगा, ध्यान रखो। ऐसे देखो, ये जैसे CH2F2 ले और CH2Cl2 ले, ऐसे ही हम ले लें CH2 बल्कि CH3 CHCl3 और CHF3। अब हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर ही चलेगा, तो जिसमें फ्लोरीन ज्यादा है उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ये नॉर्मल है सारे। देखो वो 3 एबनॉर्मल है, आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके लेवल पे ही नहीं, 3 से अगर आएगा तो एबनॉर्मल में क्लोरीन वाला ही पूछते हैं, जो सबसे पहला वाला बताया है तो बहुत सारे, लेकिन आपके मतलब के यही वाले ज्यादा काम के हैं। अच्छा देखो, जैसे ये सब जो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं इतने मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन जेई वालों को हम अलग से और भी बहुत एग्जाम्पल बताएंगे। नीट लेवल के लिए तो मैंने नीट से ज्यादा ही बता दिए हैं, जेई वालों को अभी हम बाद में क्लास चैप्टर के आखिर में लगाएंगे, तो सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीजें उन्हें बताएंगे। अभी इतना देखो, अब जरा देखो आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो, एक चीज होती है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। देखो एक बात याद रखो हमेशा के लिए, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, 100% सही नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी 100% नहीं होते। नो बॉन्ड इज 100%। कहने का क्या मतलब है, दैट इज, इसका मतलब जो है, अगर कोई बॉन्ड मान लो कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर जरूर होगा, हैज सम आयनिक करेक्टर। एंड आयनिक बॉन्ड है, तो उस आयनिक बॉन्ड में हैज सम कोवेलेंट करेक्टर, सम कोवेलेंट करेक्टर। कोई भी बॉन्ड 100% प्योर नहीं है, नो बॉन्ड इज 100% प्योर। आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर होगा और कोवेलेंट में हमारा थोड़ा आयनिक करेक्टर होगा, ये ध्यान रखो। कोई भी बॉन्ड हमारा 100% प्योर नहीं होता। तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट में आयनिक होगा, ठीक है। आप कोई सा बॉन्ड ले लो, कोई सा भी हो कंपाउंड, जैसे HCl ही है, देखो तो HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, देखो आयनिक करेक्टर है या नहीं। और आगे अभी एक टॉपिक जैसे हम NaCl पढ़े, अब NaCl आयनिक है, लेकिन इसमें पोलराइजेशन होता है, भी आगे पढ़ाएंगे, और उस पोलराइजेशन की वजह से इसमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। इवन जो H2 है, देखो H2 में भी बहुत थोड़ा सा निगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ये इसकी आयनिक स्ट्रक्चर कहलाती है, इसको हम आगे आपको बताएंगे अभी जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे। तो देखो, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला है हैनी स्मिथ इक्वेशन, हैनी स्मिथ इक्वेशन, इससे निकाल सकते हैं। हैनी स्मिथ इक्वेशन क्या है भाई, देखो जैसे इससे कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16। मान लो A और B बॉन्ड है, इसमें हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, तो 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों का डिफरेंस रख लो, ये मॉडुलस बना दिया, प्लस में ही रखना, प्लस
3.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही डिफरेंस निकालो और उसका स्क्वायर, ये है इसका फार्मूला। ठीक, तो ये फार्मूला लेकिन तब चलाना जब क्वेश्चन में तुम्हें कुछ दिया ही ना हो, सीधे सीधे क्या परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताओ। तो ये फार्मूला तब लगाना है जब क्वेश्चंस में हमें कुछ भी गिवन नहीं है ना। कब अप्लाई करना? अप्लाई व्हेन नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। तो आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मस्ट बी नोन, पता होनी चाहिए। तो वो देगा ही ऐसा कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस दिन लिखी थी उतनी याद होनी चाहिए, ये मान के चलते हैं साइंटिस्ट एग्जामिनर के, इतना तो इस लेवल पे आपको याद ही होगा। देखो जैसे फल एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहे हैं फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन फ्लोरोक्लोराइड में, बस इतना क्वेश्चन है। देखो इसने क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया भाई। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है एक्चुअली फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी? 4 है। क्लोरीन की कितनी है? 3 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया फ्लोरीन और क्लोरीन का? किसी में से किसी को घटा दो, हमें तो प्लस ही लेना है। 4 में से 3 माइनस करो, चाहे 3 में से 4, मॉडुलस में ही लेना है, प्लस में ही लिखो। तो इसलिए देखो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आ गया, 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, है ना, और इंटू सॉरी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई? 16 प्लस 3.5 19.5%। सीधे सीधे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। ठीक, अब देखो दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या है? ये डाइपोल मोमेंट मेथड। डाइपोल मोमेंट से कैसे निकालेंगे? समझो। तो डाइपोल मोमेंट मेथड क्या है? देखो देखिए, यहां पे हम दो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। परसेंटेज आईसी माने आयनिक करेक्टर, एक तो म्यू प्रैक्टिकल करके निकालेंगे, उसे हम ऑब्जर्व्ड कहेंगे। तो ये तो न्यूमेरिकल में आपको दिया ही रहेगा हमेशा, इनटू 100। और एक म्यू निकालेंगे फार्मूले से, उसे हम कहेंगे म्यू कैलक्यूलेटेड। ठीक, दो म्यू निकाले जाएंगे, एक म्यू एक्सपेरिमेंट करके, वो आपको न्यूमेरिकल में हमेशा दिया होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर रहे हूँ एग्जाम में। और कैलकुलेट आपको करना है, बस हो गया। चलो देखो दिखाते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं। कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्व्ड माने एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रैक्टिकली क्या मिला? द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl कितना है? 1.03 डिवाई, एंड इट्स बॉन्ड लेंथ 1.27 एंगस्ट्रम। कह रहे हैं बस कैलकुलेट, कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है एग्जाम में यही वाला, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो चलो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सेम यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में कॉम्पिटिशन्स में आया है, सेम क्वेश्चन। अब आए कोई सा भी इस टाइप का करना है, सही है। देखो आपको पहली बात तो एक म्यू गिवन है भाई, जाहिर सी बात है जो गिवन होगा वो ऑब्जर्व प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी 1.03 डिवाई, डी डिवाई होता है, यूनिट आपने बताई थी इसकी। और डिस्टेंस आपको गिवन है 1.27 एंगस्ट्रम। आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, है ना। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। देखो अब हमें एक म्यू निकालना है,
म्यू कैलकुलेटेड। फार्मूला हमारा क्या है, Q इंटू डिस्टेंस। डी तुम्हें पता है, Q जब नहीं गिवन है तो हम ये मान के चलते हैं कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू। अब चार्ज की वैल्यू मैंने उस दिन लिखी थी आपको, एसआई सिस्टम में चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, पता ही है आपको। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम भी तो होता है चार्ज, ये एसआई यूनिट में। और नॉन एसआई यूनिट में ये होता है 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU। ये याद रखो, यूनिट कन्वर्जन शायद उस दिन लिखा था, नहीं लिखा पता नहीं, ये ध्यान रखो। जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है ना, वैसे कूलाम और ESU का ये रिलेशन है। तो चार्ज जब नहीं गिवन है तो आप उसको 100% यही मान लीजिए, ये ESU हो गया। डी आपको पता ही है कितनी दी है, 1.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ES, ये सेंटीमीटर। तो टोटल कितना आ गया देखो, 4.8 इंटू 1.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। अब याद करो, हमने इतना ये लिखा था कल कि 10 टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर हो तो 1 डिवाई के बराबर माना जाता है। भाई ये वैल्यू डिवाई में गिवन है तो कैलकुलेटेड वाली भी डिवाई में होनी चाहिए, तो इसको ऐसे रहने दो और इस पूरे को क्या लिख दो, डिवाई। तो ये डिवाई हो गया देखो, अब दोनों डिवाई में आ गए, कैलकुलेट भी ऑब्जर्व भी, इसलिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर क्या, म्यू ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड कितना है वो रख दो वैल्यू, है ना। म्यू ऑब्जर्व्ड आपका जितना आया है वो रखिए, कितना है 1.03 डिवाई इंटू 100। और कैलकुलेटेड कितना है 4.8 इंटू 1.27 डिवाई। डिवाई डिवाई कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व बस करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, ये 16.9% आंसर आ जाएगा। तो 16.9% इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब देखो HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन लगभग 16.9 माने 17 समझ लो, उसमें 17% 17% क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन लगाना समझ में आया, तो थोड़ा बहुत फर्क हो जो भी कैलकुलेट करके देख लो नेट, उससे कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, लगभग मुझे लगता है इतना ही आएगा। कैलकुलेटर से थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा, जो भी है वो अपना कर लो। जैसे 1.03 को डिवाइड करना है 4.8 और डिवाइड करना है 1.27, 16.9 ही आएगा, ठीक है। कर लिया मैंने कैलकुलेट, मुझे तो याद था तो मैंने सीधे ही लिख दिया, इतना ही आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइपोल मोमेंट। कुछ कैलकुलेट करने में गलत किया बेटा आपने, है ना, इतना ही आ रहा है। देखो द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज कितना गिवन है, 0.95 डिवाई। आपसे कह रहे हैं फाइंड द बॉन्ड मूवमेंट। हमने कहा था एक अकेले बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड मूवमेंट भी कहते हैं। इफ द एंगल इज 97 डिग्री, cos 48.5 की वैल्यू आपको दी है 662। ये होमवर्क है, एक बार करके मुझे दिखाना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे मैं बता दूंगा आपको कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम बात करेंगे, एक बार आप पहले ट्राई कर लो, ठीक। इतनी जगह मैं छोड़े देता हूँ सॉल्व करने के लिए, चलो अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर दूंगा। तो ये देखो तुम्हारा, अब मुझे लगता है डाइपोल मोमेंट के बारे में काफी बातें समझ में आ गई होगी। डाइपोल मोमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो बताओ। समझ में आ रहा है बेटा डाइपोल मोमेंट सबके, कोई डाउट किसी को? बाकी देखो ये तो जानते ही हो, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। अभी क्वेश्चंस भी आपको करोगे तभी प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, आप कैसे कर रहे हैं, ठीक। चलो
ये हुए तुम्हारे क्वेश्चंस, आपने सॉल्व करे? मैं इधर से अनम्यूट करता हूँ एक बारी। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे जो मैंने बुक भेजी थी? यस सर। क्वेश्चंस बेटा जी सॉल्व नहीं करोगे तो सब बेकार है है ना? नहीं सर किए थे। हाँ, क्योंकि फिर मुझे प्रैक्टिस करानी, उसमें जो नहीं सॉल्व हुए होंगे वो आपके पास होंगे। ठीक है। राखी जी आप पूछ रही हैं फी कैसे पे करेंगे? वो पहले बेटा जी राखी, तो आपने पहले वाला ऐड देखा होगा मेरे बच्चे। पहले फी देने के लिए कहा था हमने, अब ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया, इसमें किसी को कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, ये कोर्स पूरा फ्री चलेगा। ये समाज सेवा, बस इसमें 200 रुपए देने होंगे सबको, वो फीस नहीं है, वो बेसिकली मेंटेनेंस चार्ज है। ये ऐप वैप सब बनवाया हमने इसका भी। अभी ऐप का लिंक आपको हम देंगे, तभी वो देना है। वो एक्चुअली जो ऐप का लिंक होगा, मैं बता दे रहा हूँ सबको, सुन लो सभी लोगों को। वो ऐप जो है, हम ऐप का लिंक देंगे आपको, ठीक है? और ऐप पे जो आपका, जो आप डाउनलोड करोगे उसे, तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको 200 रुपीज उसी पे करने पड़ेंगे। तो उसको जब ऑन करोगे तो बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा, 200 रुपये आप उसमें पे कर देना बस। तो आपका अपने आप फिर ये डाउनलोड शुरू हो जाएगी। इस चैप्टर के बाद सब क्लास ऐप से ही चलेगी, मतलब क्लास ऐसे ही चलेगी, लेकिन ज्वाइन आप ऐप से ही करोगे। डेली आपके पास क्लास का एसएमएस पहले ही आ जाया करेगा कि इस टाइम आपकी क्लास है। ठीक है, और वो एक ही बार 200 रुपए देने, उसका कभी फीस नहीं देनी कोई, फुल ईयर की फ्री है ये कोई, ये हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैच पढ़ा रहे हैं, ये बेटा जी समाज सेवा है, सोशल सर्विस। तो ये पूरे साल कोर्स आपका फ्री ही है, इसमें कोई पैसा किसी को नहीं देना है। तो आपका फ्री चलेगा। 200 रुपए बस इसलिए ले रहा हूँ, ये मेंटेनेंस चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज इसके लिए है। तो अभी ये चैप्टर के बाद जब खत्म होगा तो मैं सबको ऐप से ज्वाइन करा दूंगा, बता दूंगा कैसे करना है एक दिन, और उसके बाद आपको सब कुछ ऐप से ही करना है। तो मेरे ख्याल में 200 रुपए कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है जो आप लोग ना दे पाओ। कोई भी, किसी को कोई दिक्कत है 200 रुपए देने में, बताओ भाई, वो भी हम सॉल्व कर देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नो नहीं है। नो सर। पूरे साल चलेगा। और मजेदार बात ये है, आज मेरी कल एक बच्चे से, एक मतलब एक फ्रेंड समझो, उससे बात हुई थी, तो ऐसे फ्री पढ़ाने से नॉलेज चला जाएगा? कौन कह रहा है? अरे ऐसी कौन सी बात कर रही हो? फ्री पढ़ाने से नॉलेज, पढ़ाने से कोई नॉलेज जाती है? हमारी कौन सी चली जा रही है? पढ़ाने, बेटा जी दुनिया में पढ़ाई एक ऐसी चीज है, शिक्षा, जो बांटने से और बढ़ती है, कम थोड़ी ना होती है। वो तो और बढ़ेगी। और ये सब तो हमको आज से थोड़ी ना आता, 20 साल से आता है। हमारा कुछ थोड़े ना, आपका चला जाएगा। फ्री पढ़ने से केवल उसी का जाएगा जो सीरियस नहीं पढ़ेगा, है ना? और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, हमने पहले ही कह दिया, उससे आप बेफिक्र रहिए, आपको कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। और जितना बता देंगे ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ, इतना किसी कोचिंग में अगर पढ़ाया जाए, इतना मैटर, इतनी प्रॉब्लम्स, तो आप हमें बताना। अभी चैप्टर होने दो, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। और एक बड़ी खुशी की बात यह है, नीट और जेई में दोनों में फिजिक्स कॉमन है, और मेरी बात एक से चल रही है, तो वो मैंने उनको भी राजी किया है कि वो फ्री पढ़ा दे फिजिक्स। तो वो अगर राजी हो जाते तो आपकी फिजिक्स की क्लास भी होने लगेगी, और वो भी फ्री। वैसे उन्होंने हाँ कहा है, लेकिन 1-2 दिन में, शायद हमें लगता है 2-4 दिन में तुम्हारी क्लास शुरू भी हो जाए शायद। तो फिजिक्स भी तुम्हारी फ्री हो जाएगी। धीरे धीरे मैं अभी और टीचर्स को भी ढूंढ रहा हूँ जो फ्री पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, उनके लिए भी ढूंढ रहा हूँ। देखो अब भाई कैसे क्या होता है, तो वो भी अगर राजी होगा तो आपकी फिजिक्स भी फ्री हो जाए। केमिस्ट्री तो चलेगी, 100% चलेगी पूरे साल, ये तो मान के चलो। एग्जाम तुम्हारा 2022 वाला, वहां तक चलाएंगे हम इसे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और इतना प्रैक्टिस और कराएंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे जैसे एक कोचिंग में होता है, वैसे ही चलेगा ये कोर्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे डिक्टो चलेगा। बस फर्क ये है कि आपको थोड़ा सा सीरियस पढ़ना पड़ेगा। बच्चे लोग फ्री होता है ना, तो उस पर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है फ्री है, फ्री की तरह पढ़ते हैं। अब ये आप सीरियस पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए, बुक हमने सब दे दी है ग्रुप में, उन बुक से लगाओ। और बुक्स मैं आपको दे दूंगा, मटेरियल जहां का कहूँ, इवन कोचिंग्स के भी मटेरियल मैं दे दूंगा, सबके मेरे पास है।
लेकिन बुक से लगाओ, सॉल्व करो। उस बुक को हमने दिया है, वो सारी सॉल्व कर लो। जेई के लिए तो और भी बुक दूंगा मैं आपको, जेई वालों को और ज्यादा पढ़ना है, उनको और अलग से बताऊंगा और उनको अलग से भी सॉल्व करना है ना। तो आपका सब चलेगा जल्दी। उम्मीद है कि 2-4-5 दिन में आपकी फिजिक्स वे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा सब बेटा बच्चे बढ़िया बढ़िया होगा। ये सब इसीलिए शुरू किया है। कोचिंग्स में जो लाख लाख रुपए फीस ले रहे हैं, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। जो बच्चे जिनके पास फीस का इशू है, या गांव के बच्चे हैं, या शहर में जिनके पास उतने पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, ये सब उनके लिए एक प्रकार का सोशल सर्विस है हमारा। तो इसको हम बहुत अच्छे से चलाएंगे, और ये अभी नहीं चलेगा। ये सोचोगे अभी ही चल रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा, हर साल चलेगा। तो बस यही है कि आप अपने और फ्रेंड्स जो सीरियस हो पढ़ाई के लिए, उनको रिकमेंड करिए कि वो अपना इसको ज्वाइन कर लें। फ्री मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। कोचिंग्स का मटेरियल है, देख लो। अभी मैं बोर्ड का थोड़े दिन में इंतजाम करूंगा, बोर्ड से डायरेक्ट जैसे कोचिंग्स में चलता है वैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए एक्चुअली बेटा जी 3-4 लाख रुपए खर्चा है बोर्ड का सेटअप करने में। 3-4 लाख रुपए सेट करना, आप समझ ही रहोगे फ्री में मैं कहाँ से सेट कर लूँ। तो धीरे धीरे मैं करूंगा, आपसे किसी से पैसे नहीं लूंगा, चिंता मत करिए। आपको ये 200 रुपये बस देने, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे मांगूंगा कल को, तो मैं वो भी करूंगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर हम कर देंगे नीट और जेई का सिलेबस दोनों का, उस हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी बोर्ड का इंतजाम कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। बोर्ड का सेटअप करेंगे अभी कुछ दिनों बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे कोई दिक्कत आ रहा होगा आप लोगों को। कोई आ रहा हो तो बताओ, ऐसे कोई दिक्कत आती है ऐसे पढ़ा रहा हूँ? चल जल्दी बोलो फिर आगे पढ़ाएं। ऐसे में कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही हो तो बोर्ड का इंतजाम कर लेंगे धीरे धीरे। अभी 3 लाख वाला बोर्ड तो नहीं, फिर इंतजाम करेंगे, फिर वो वाला बोर्ड लगाएंगे हम। अभी सस्ता मद्दा वाला कुछ इंतजाम करेंगे। डिजिटल बोर्ड लगाने का बहुत लंबा खर्चा है, तो दिक्कत आएगी नहीं वैसे। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको। वो भी करे ना तो है ही हमें बोर्ड का इंतजाम, क्योंकि हमें अभी कोई एक बार के लिए कोचिंग नहीं चला रहे हैं, हमेशा ही चलेगी फ्री में। तो इसलिए उसका इंतजाम तो हम करेंगे ही थोड़े दिनों बाद, है ना। अब बच्चे 200-400 हो जाएंगे इसमें, मान लो कल को आप लोगों के दया से, भगवान कृपा से, तो ऐसे ही 200-400 बच्चे हो जाएंगे। हम उसी पैसे से उठा के बोर्ड का सेटअप कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत एक्चुअली बोर्ड से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। 90% समझ में आ ही रहा होगा कैसे चला रहे हैं। बाकी बीच बीच में मैं वीडियो ऑन भी कर देता हूँ जब दिखाना होता है, तो कर देंगे बेटा जी, चिंता ना करिए। अभी ये चलने दो, इसके बाद अभी फिजिक्स हमारी शुरू कराते हैं। बायोलॉजी का कोई टीचर मिल जाए तो उनसे कहते हैं बायो पढ़ा दे, उसमें 2-3 चैप्टर तो हम ही पढ़ा देंगे बॉटनी के। तो अभी बात कर रहे हैं टीचर से, तो अगर कोई राजी हो जाएगा तो बायो और मैथ्स भी शुरू कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल केमिस्ट्री तो चलेगी चलेगी, पक्का है। चलिए फिलहाल ये टॉपिक अब हमारा खत्म हो गया, डाइपोल मोमेंट। अब हमें बस इस डाइपोल मोमेंट में क्या करना है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पहले आपके क्वेश्चंस आपने करे थे, ठीक है। तो वो हमने जो बुक शेयर करी थी उसमें से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ये आप घर से करिएगा। ठीक, इसको मैं इतनी जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लो। कल कराऊं फिर मैं, क्या आज ही करा दूं बताओ? अभी खोल के अभी कराना शुरू कर सकता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये टॉपिक फिलहाल तुम्हारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है, अब 2-3 टॉपिक अभी बचे हैं। चैप्टर ये बहुत लंबा है एक्चुअली, तो आज मैं सोच रहा हूँ नया टॉपिक, कल कल क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। कल जो है, कल क्लास नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का दिन और दे रहा हूँ, कल कोई क्लास नहीं पढ़ाएंगे, मतलब क्लास लेंगे उसमें पढ़ाएंगे नहीं कुछ, सिर्फ कल प्रॉब्लम्स करेंगे हम उन बुक्स की जो मैंने ग्रुप्स में बुक डाली है। उसमें आपको वो जो यूनिवर्सल वाली बुक है एररलेस, उससे इस चैप्टर के जो अब तक टॉपिक हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट और शेप, इन 3 टॉपिक के आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने। कल क्लास में सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, इनको हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। नया टॉपिक आज स्टार्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन कल क्लास में सिर्फ यही रहेगा।
रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे आपके सारे टॉपिक्स के, लेकिन ये तभी अवेलेबल होंगे जब आप वो ज्वाइन कर लेंगे ऐप से, अभी नहीं। जब ऐप हम ज्वाइन करा देंगे सबको तो ऐप पे ऑलरेडी डाउनलोडेड रहेंगे, उस पर आप ऐप से पढ़ पाएंगे। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेंगे, पीडीएफ रहेंगी जितनी पीछे पढ़ाई है, और वो आप पीडीएफ 2 बार देख पाओगे, रिकॉर्डेड लेक्चर 1 बार पूरे साल में दोबारा देख पाओगे, 1 बार से ज्यादा नहीं देख पाओगे। तो सब इस पे मिल जाएंगे, आप चिंता ना करिए, सब चीज फ्री रहेगी उस पे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ा दूं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे एक शेप से जरूर आता है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आता है। उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ये तो इंटर 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, CBSE में BSc वगैरह जो बच्चे करे होंगे वहां भी बहुत है। ठीक है, वहां पे भी बेटा जाए आएगा आपके लिए बहुत अच्छा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली क्या होता है, देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को हम समझाएं कैसे, एक्सप्लेन कैसे करें। तो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की साइंटिस्ट लोगों ने कई सारी थ्योरी दी, उसमें 2 मेन है। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, जो अभी तक हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरी होती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये मॉडर्न थ्योरी है, आजकल कोवेलेंट बॉन्ड को इससे समझाते हैं। लेकिन देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉडर्न है तो यही सही है। ये भी मतलब नहीं है कि VBT पुरानी है तो वो थ्योरी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। VBT अपनी जगह सही है, उसमें कुछ कमियां हैं। ऐसे ही MOT भी सही है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। तो हर थ्योरी में कुछ कमी और कुछ वो होता है, ऐसा ये नहीं है कि मतलब एक थ्योरी गलत है दूसरी थ्योरी सही है। एक्चुअली हाँ ये कह सकते हो कि जो MOT है वो VBT के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। MOT जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये एक्चुअली ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। VBT में बहुत सारी कमियां हैं वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्या करती है, कई सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है? कैन नॉट एक्सप्लेन बहुत सारी चीजें। जैसे क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होते हैं, अभी पहले ये भी पढ़ना पड़ेगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, है ना। मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तीसरी बात, मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना, मैग्नेटिज्म होते हैं ना कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये भी ये चीज से समझा नहीं सकते। ठीक है, रेजोनेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो कई जगह है जहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्क नहीं करती, तो देन हमें यूज करनी पड़ती है कौन सी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ चीजें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, दोनों मिला के अगर एक्सप्लेन करो तो ज्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो अब इसलिए MOT पढ़ने से पहले हमें ये जो अभी ऊपर एक वर्ड लिखा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये क्या बवाल है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले तो इसी को समझना पड़ेगा, फिर MOT की बात करते हैं और मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। रेजोनेंस को तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में इस चैप्टर के बाद, तो इसलिए उसको उसी में डिस्कस करेंगे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती हैं? वो चीजें जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहलाती हैं। दोज कंपाउंड्स which have
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिंगल ऑर्बिटल, है ना, बस उन्हीं क्या कहते हैं, आर कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक, जरा इतनी बात समझना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे O2 भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, NO2 भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, NO3 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ClO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार के फ्री रेडिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक में एक वर्ड पढ़ते हैं फ्री रेडिकल, ये भी लगभग वही है। दीज आर फ्री रेडिकल्स। ये क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं, एक खास बात। दूसरी खास बात है अनस्टेबल होते हैं। दीज अपॉन ठंडा इन्हें कर दो, अपॉन कूलिंग यूजुअली गेट डाइमराइज्ड, दो जुड़ जाते हैं। तीसरी बात, ये चूंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो दीज आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिज्म देखो दो तरीके की है, होती तो बहुत तरीके की है, 5 तरह की, लेकिन मेन मैग्नेटिज्म 2 तरीके की, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखो यहाँ पे मैग्नेटिज्म 2 तरीके का है, एक है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, और दूसरा है डायमैग्नेटिज्म। तो इसलिए हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे हो गए डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा जी? जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड को जो हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब बाहर से कोई फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, तो ये वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, माने मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसे कह सकते हैं। और ये क्या होते हैं? रिपेल्ड होते हैं। दे आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक वो कंपाउंड होते हैं, आपके लेवल पे ही बता रहा हूं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक। दे हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ठीक है, इनमें अनपेयर्ड नहीं होता। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल से देखें, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, देखना 1s2 2s2 2p 6 3s1 है। अब जरा देखो 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 2s के भी दोनों पेयर्ड, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड हमारे। लेकिन देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 3s में। अगर एक भी अनपेयर्ड है तो फिर वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो इसीलिए इसकी वजह से ही सोडियम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसीलिए जो सोडियम मेटल है वो हमारा कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ध्यान से देखना। लेकिन बात अगर हम करें सोडियम आयन की, Na+ की बात करूं, सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा? 1s2, और ये हो गया आपका 2s2 और 2p6। भाई प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक,
तो जिसमें एक भी अनपेयर्ड है वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखे वो क्या दिखेगा आपको? पैरामैग्नेटिक। की नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड डायमैग्नेटिक। ठीक, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं। अब देखो एग्जांपल, जैसे हम बात करें NO2। अब NO2 में देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 से तो उसने इधर शेयरिंग कर ली, 1 2, 2 उसने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे दिए, 4 हो गए। तो एक बचा ना इसका, देखो इस ऑर्बिटल में एक ही बचा खाली है। तो ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा NO2 क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अब जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, मैंने कहा जब इनको ठंडा कर दो, अब इनको कूलिंग करना शुरू करो, तो ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे और डाइमर बना लेंगे। क्या करना लेंगे? डाइमर। तो डाइमराइजेशन हो जाता है इनका ही। 2 जुड़ने का मतलब डाइमर, 2 जुड़ गए, 3 जुड़ते ट्राइमर, 4 जुड़ते टेट्रामर, बहुत जुड़े पॉलीमर होता है जैसे, है ना। तो कैसे जुड़ गए देखना। NO2 हमारा ये था, ध्यान से देखना, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली था, यही तो था। ऐसे एक और NO2 था भाई, वो कह रहा है हम भी इधर हैं एक साहब, हमारे पास भी है ये एक इलेक्ट्रॉन खाली। तो आओ हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बना लें? जुड़ जाएं और क्या बन जाए? डाइमर। तो देखो इन लोगों ने भी अपना बॉन्ड बना लिया। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे जब बॉन्ड बन जाएगा? पेयर्ड हो जाएंगे। यही तो है N2O4। अब ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो फिर ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। आई बात समझ में? तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और ठंडा करने पर वो जनरली डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही ऐसा करते हैं। कुछ डाइमर नहीं भी बनते हैं, कुछ डाइमर नहीं भी बनाते हैं। ठीक, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ इसका। अब एक यहाँ पे समस्या है, इनके हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालें? तो देखो जरा, इनका हाइब्रिडाइजेशन हम इस फार्मूला जो पढ़ाया था उससे नहीं निकले। जिन लोगों ने फार्मूले नहीं पढ़े हैं अभी वो बाद में पढ़ लेंगे, जब वीडियो में दे दूंगा शेयर कर दूंगा उससे पढ़िएगा। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जो लोग पढ़ चुके हो तो समझ ही रहे होंगे। ऑक्सीजन को ऐड करेंगे नहीं यार, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, और जो हम लोग फार्मूले पढ़ रहे थे उसमें फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था, इसलिए इस फार्मूले से इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इस फार्मूले से इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला जा सकता। अब ध्यान से सुनो, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे? तो इनके हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने के लिए इनकी स्ट्रक्चर से ही निकाल सकते हैं। देयर हाइब्रिडाइजेशन, देखो समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, odd electron species cannot be calculated by formula। जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत से टीचर्स मैंने देखा है क्या करते हैं, वो 0.5 ऐड करते हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब बकवास बात है। वो ट्रिक सब फेल हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल पे चलती है, कुछ पे नहीं चलती। सच्चाई ये है कि इनको आप लर्न कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो क्यों ऐसा है तो वो हम इनके स्ट्रक्चर से ही बता सकते हैं। देयर हाइब्रिडाइजेशन आर कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर। तो मैं वो ट्रिक फालतू की नहीं बताऊंगा, एक्चुअली वो ट्रिक्स बताते हैं वो लोग, तो वो 2-3 कंपाउंड जो है ना उन पे तो लग जाएगी। अब उनसे ही, उन्हीं टीचर से दूसरा पूछ लो ना, वही बेचारे फिर क्या ट्रिक बताएंगे, तो सही नहीं होता है। तो 2-3 के लिए हम ट्रिक बताएं, क्या फायदा है? तो उससे बढ़िया हम कहेंगे 2-3 तुम याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा। 3 ही याद करने हैं, NO, NO2 और ClO2, यही इन्हीं के आते हैं। तो ऐसे तो याद कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
हम याद नहीं, हम तुम्हें बाकायदा रीजन के साथ बताएंगे, ध्यान से देखो कैसे होता है। पहला एग्जाम्पल यही है NO2, देखो फिर से इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा हाइब्रिड नंबर स्टेरिक नंबर के बराबर था। इसमें हमने क्या था फार्मूला हमारा, एक था नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इसी फार्मूले को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H हाइब्रिड नंबर, H स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ट्रिक लगाओ, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब लगाओ, देखो बिल्कुल टनाटन आ जाएगा तुम्हारा, देखना। अब यहाँ पे लगा रहे हैं सिग्मा, देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये तो सिंगल बॉन्ड, सारे सिग्मा ही मानो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑर्बिटल में एक ऑड इलेक्ट्रॉन और है, तो एक ऑर्बिटल और ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 3। तो इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp2। देखो अब निकला पहला एग्जाम्पल। दूसरा दिखाता हूं, देखो तो स्ट्रक्चर बना के ही निकलेगा, ये बिना स्ट्रक्चर के नहीं निकल पाएगा, पक्की बात है। वो जो ट्रिक्स हैं वो कुछ जगह काम नहीं आएंगी। देखो जैसे ClO2 का निकालना, अब देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखो, 2 की तो उसने इधर शेयरिंग कर ली, ठीक। मान लो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे दिए, तो कितने 4 खत्म हो गए, यानी अब कितने बचे 5 6 7। तो यार एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, पेयर 3 इलेक्ट्रॉन में एक हो जाएगा, कहाँ ऑर्बिटल में, और एक पेयर एक ऑर्बिटल में। अच्छा इसमें ये भी ऐड कर लो, नंबर ऑफ लोन पेयर भी, हाँ लोन पेयर भी ऐड करो, ये रह गया था। अब निकालो, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने, ध्यान से देखो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें, दिख रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। एक ऑर्बिटल ये वाला, और लोन पेयर वाला ऑर्बिटल वो और जोड़ दो एक, तो कितना आ गया 4। इसलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ ये वाले समझ में आए, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया कैसे निकालेंगे, बोलो भाई। थर्ड देखो ClO3 है ना, ClO3, इसमें क्या है, देखो भाई 3 ऑक्सीजन हो गए, बस सेम ही तो आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक बचा 7। अब देख लो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो H कितना आ जाएगा, 3 तो सिग्मा और एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ भी कितना आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है नहीं, ठीक, यहाँ पे sp3। आज तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा रहे हैं, इसको समझो। अच्छा फोर्थ एग्जाम्पल पहले देखो, NO की बात करें, 2 एटम में तो कोई और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे देखो, इसका अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन किसी तरीके से नहीं निकल पाएगा, कोई तरीका लगा लो कुछ भी नहीं निकलने वाला है, समझे, कोई तरीके से नहीं निकलने वाला है इसका। तो इसको तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। उसको हम सिर्फ ऐसे समझा सकते हैं, मैंने कहा था इसमें 3 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा। हमने आपको शुरू में बताया था कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ पाई बॉन्ड गिन के बता सकते हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा sp2, एक भी नहीं है तो sp3। तो सेम इसका वैसे ही निकलेगा, और इसका कोई फार्मूले हार्मूले से नहीं निकल पाएगा। अब आप कहेंगे सर H2 Cl2 Br2 I2, ध्यान से देखो, ठीक है, O2 S2, इन सब में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, फिर नो हाइब्रिडाइजेशन, इन सब में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा कभी भी। ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डाईमैग्नेटिक है। होमो माने दोनों, डाई माने सेम, होमो माने सेम होता है और डाई माने 2, होमो डाई एटॉमिक।
स्पीशीज हैं ये। होमोडाइएटॉमिक स्पीशीज का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 एटम से मिलके बने और दोनों एटम सेम है। इन ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्यों? बिकॉज क्यों नहीं होता? इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ए और बी, दोनों एटम सेम ही तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरूर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इनमें कभी निकालने की कोशिश मत करने बैठ जाना कि लाओ इसमें भी फार्मूला लगाएं, लेकिन नाइट्रोजन में हो जाएगा। बट देखो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में दोनों एटम सेम जरूर है, इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट इसको एसपी मानते हैं, भाई सम साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट इसको एसपी मानते हैं। हालांकि यहाँ भी दोनों आइटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। जेई में जो है उन्होंने एसपी आंसर दिया था, तो वो वजह एक्चुअली दूसरी है। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये एक्चुअली वहां पे लीनियर बॉन्डिंग करता है, इसलिए इसको एसपी माना है। तो कुछ साइंटिस्ट इसको एसपी मानते हैं, तो वो एसपी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एसपी आएगा, एनओ का भी एसपी आएगा, ठीक है। तो ये सबके हाइब्रिडाइजेशन मान लिए गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन वैसे भी मैं कहता हूँ रियल नहीं होता, हाइपोथेटिकल होता है। तो बताओ भाई, इतना सब समझे या नहीं समझे? ऑड इलेक्ट्रॉन के हाइब्रिडाइजेशन समझ गए? अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है ऑड में, बस एक चीज और देखो नोट करके, बस ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। जैसे NO जो है ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। और इसको भी जब कूल कर दो तो ये भी डाइमर तो बनाता है, लेकिन लूज डाइमर बनता है। इसका डाइमर बहुत स्ट्रांग नहीं बनता। ये ऐसे O और NO, इसका डाइमर बहुत स्ट्रांग नहीं, डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, माने वीक डाइमर है, ठीक है, ये बन जाता है। ठीक। दूसरी चीज देखो, एक और पॉइंट नोट करने वाला है। जैसे हम ये कह रहे थे NO2, इसको हमने कूल किया तो ये डाइमर में कन्वर्ट हो गया, दोनों जुड़ गए। लेकिन जैसे ClO2 जो है, इसको कूलिंग करो, इसका डाइमर नहीं बनता, नो डाइमर फॉर्मेशन। अब सवाल उठता है इसका डाइमर क्यों नहीं बनता? तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है, अभी लिखे दे रहा हूं क्यों नहीं बनता। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस कंपाउंड में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ClO2 का भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना, 4 यहाँ हो गए थे, 5 6 7। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, घूमता रहता है। क्या होता है रेजोनेंस, वो आगे हम लोग सीखेंगे, पढ़ी हो तो अच्छी बात है। तो इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वो ऑड इलेक्ट्रॉन डाइमर फॉर्मेशन नहीं करता। ये भी एक क्वेश्चन नीट का आया हुआ है, पहले दिया था, कौन सा जो है डाइमर नहीं बनाता। तो ClO2 डाइमर नहीं बनाता है, ध्यान रखना, ये नीट में आया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ, कल की क्लास सिर्फ प्रैक्टिस होगी, कल पढ़ाई नहीं होगी, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। MOT अब अगली क्लास में यानी कल के बाद शुरू करेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, कल है संडे परसों मंडे। तो कल संडे की क्लास सुबह ना पढ़ा के थोड़ा लेट पढ़ा दें, कोई इशू किसी को, कोई दिक्कत? कल तो सभी की छुट्टी होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल में, है ना? कल तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नो सर। हाँ, तो कल थोड़ा लेट पढ़ाएंगे आराम से। कल हम सोच रहे हैं करीब 8:30 बजे पढ़ाएंगे, ठीक है, 8:30 9 बजे के 8:30 9 बजे के आसपास पढ़ाएंगे, बता देंगे। ऐप का भी हम थोड़े दिन में बता देंगे, फिर उस पर रजिस्टर कर लेना सब लोग। कोई डाउट कुछ चाहते हो और कोई कमी लग रही बता सकते हैं, उसको भी सुधार।
यस सर। प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हाँ बेटा क्या कह